आज हम लोग बातचीत करेंगे व्यंजन और उसके भेद पर। स्वर और उसके भेद पर हम लोग बातचीत कर लिए थे। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है और स्वर के भेद क्या हैं, कौन कौन से आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, इन सब पर बातचीत हो चुकी थी। आज जो बातचीत होना है व्यंजन और उसके भेद पर बातचीत होना है, या कौन कौन से आधार हैं, उनका उच्चारण क्या है, या उनका वर्गीकरण किन किन दृष्टियों से किया गया है, इन सब पर बातचीत होना है। तो व्यंजन पहली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन कौन से वर्ण हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बशर्ते जो व्यंजन वर्ण वास्तव में होते हैं वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाते हैं। जब तक उसमें कोई न कोई स्वर का मेल नहीं होता है तब तक उनका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब उसमें कोई न कोई स्वर मिलेगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कहा गया है कि वर्ण क्या है, भाषा की अखंडित इकाई, भाषा की अखंडित इकाई वर्ण कहलाती है। तो स्वर भी वर्ण है, व्यंजन भी वर्ण है, लेकिन स्वर वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो सकता है, व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता है, या व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब बात आती है कि आखिर व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना, तो यहां पर बातचीत होती है। तो वर्ण विचार, अच्छा ये तो फिर से लग गया, यहां से वर्ण विचार से ही लग गया भाई, कहां पर हम लोग थे, हाँ व्यंजन पे बातचीत होना है। व्यंजन कहां पर था, ये हो जाएगा। यानी व्यंजन क्या है, आखिर व्यंजन को बताया गया था कि संस्कृत में इसे हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल कहते हैं, संस्कृत में हल। और हल में ध्यान रखिएगा कि नीचे हलंत होना चाहिए तभी वो हल व्यंजन होगा, नहीं तो हल जोतने वाला हो जाएगा, समस्या का हल वाला हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। तो क्या कहा गया, व्यंजन वे वर्ण हैं, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है। बिल्कुल आसान सा है। कभी कभी क्वेश्चन की भाषा थोड़ा सा जटिल हो जाती है और हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए व्यंजन कितने प्रकार के, व्यंजन कितने होते हैं, संख्या पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो सबको पता है 33 होते हैं। व्यंजन कितने, 33 होते हैं। अब कुल मिलाकर के व्यंजन कितने होते हैं तो संख्या अलग हो जाती है, क्योंकि 11 स्वर होते हैं। कल बात हुई थी कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर भाई 11 होते हैं, स्वर 11। अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह कितने होते हैं भाई 2 हो जाते हैं, तो 11 2 13 हो जाते हैं। अब कुल वर्ण कितने थे, 52 थे, 52 में से 13 निकाल दो भाई, कितने बचेंगे, 42 बचेंगे। लेकिन एक नया वर्ण जुड़ा था, एक नया वर्ण जुड़ा था जो अभी हाल ही में जुड़ा, इस प्रकार का ला, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 40। अगर जो अब कोई पूछे कि कुल मिलाकर कितने व्यंजन होते हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आपको 40 बताना है। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। यदि 11 ऑप्शन में नहीं है तो 13 सही हो जाएगा, क्योंकि अयोगवाह को भी स्वर में गिन लिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 13 और 40, 13 और 40 मिलाकर के कितने हो गए, 53 वर्ण हो गए। तो इस समय वर्तमान में मानक हिंदी वर्णमाला में या हिंदी की मानक वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर के 53 होते हैं। लेकिन ये 53 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 52 सही करना है। अब व्यंजन, ये 33 कौन से व्यंजन हैं, यहां पर देखो कहा गया हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। तो ये 33 मूल व्यंजन हैं। क्या है, 33 मूल व्यंजन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूल मतलब ये स्वतंत्र रूप से बने हुए हैं, यानी इनके बनने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। बाकी के जो होंगे वो अभी चर्चा होगी। तो यहां पर जो 33 वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में जो 33 व्यंजन वर्ण हैं, उनको मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने, 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसी को वर्गिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को वर्गिक व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, फिर दूसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से होते हैं।
ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अंतस्थ की कितनी है? 4 है। ऊष्म में कौन कौन है? तीनों, सा और हा, ये 4 वर्ण हैं जो ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ में या, रा, ला और वा, ये 4 हो जाते हैं। या, रा, ला, वा, ये हो जाते हैं 4। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए। बाकी के बच्चे कितने? स्पर्श 25 बचे। स्पर्श कितने बचे? 25 बचे। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसको, क्यों है इनको स्पर्श क्यों कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। स्पर्श का मतलब छूना यानी कि टच करना, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ हमारी मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। भाई जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। अगर तो किसी न किसी भाग का स्पर्श कर लेती है तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब कौन कौन से हमारे मुख के भाग हैं जिनका स्पर्श करती है? तो एक है कंठ, एक क्या है? कंठ है। दूसरा तालु है, एक कंठ तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। ये हैं 5 भाग। क्या हैं? ये 5 भाग हैं जिनका उच्चारण करते समय इनका स्पर्श करती है क्या? जीभ हम लोगों की। चाहे हम बोलें चाहे आप बोलो, कोई भी बोलेगा। यदि किसी कारण से स्पर्श नहीं हो रहा है तो ठीक से उच्चारण भी नहीं हो पाएगा। यदि इनका स्पर्श नहीं हो पाएगा इन अवयवों का, इन अंगों का, तो फिर जो वर्ण आप बोल रहे हो वो ठीक से उच्चारित नहीं हो पाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आगे बात करेंगे। ये जो होते हैं का से लेकर के कहां तक? मा तक। का से लेकर के मा तक, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यानी एक वर्ग में 5। अभी आगे आएगा वर्ग आपका कौन कौन सा है आगे। जैसे पहला ही आ गया स्पर्श व्यंजन। देखो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इसको आसान भाषा में याद करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? इसका एक सूत्र होता है कच टतप। क्या होता है? कच टतप। ऐसे याद कर लो तो 5 वर्ग याद हो जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि टा पहले आएगा कि ता पहले आएगा, तरबूज वाला ता पहले आएगा या फिर टमाटर वाला टा पहले आएगा। ये हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सूत्र याद कर लोगे, कच टतप, कच टतप, ये आपका वर्ग याद रहेगा। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये याद रखिएगा। और दिक्कत क्या है? हम लोग तो भी तैयारी कर रहे, आप लोग तैयारी कर रहे, बहुत से मास्टर आपको मिल जाएंगे, उनको वर्णमाला नहीं याद है। बहुत से वीडियो वायरल हो रहे होंगे, कई अच्छे अच्छे मास्टर अधिकारी लोग गए, पूछे वर्णमाला सुनाओ, वर्णमाला नहीं सुना पाए। कभी कभी दिक्कत ऐसी हो जाती है। इसलिए मास्टर बनने के बाद भी इसको हमको पढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी बदनामी होगी। तो क्या कहा गया? कच टतप, ये सूत्र है आपका। यानी कि यहां पर देखो 1 2 3 4 और 5, ये क्या है? ये 5 हैं। क्या है? लाइनें क्या हैं? 5 हैं। अब एक लाइन में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। अब देखो इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5, यही तो लिखा जा सकता है, 5 गुणा 5। अब 5 गुणा 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हिंदी का मास्टर मैथ पढ़ाने लगा। सोचो क्या है? 5 गुणे 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब जब वर्ग हो गया, इसी से बन गया क्या? इनको कह दिया गया वर्गिक व्यंजन। क्या कह दिया गया? वर्गिक व्यंजन कह दिया गया, क्योंकि ये वर्ग में है। क्या है? ये वर्ग में है, इसलिए इनको वर्गिक व्यंजन कहा गया। यदि कभी पूछ ले कि इनको वर्गिक व्यंजन कहते क्यों है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 के वर्ग में है, यानी वर्ग में होने के कारण इनको वर्गिक व्यंजन कहा जाता है। और यदि ये आपका स्पर्श क्यों है, तो स्पर्श इसलिए है। स्पर्श क्यों है? तो स्पर्श इसलिए, क्या हो गया? कैसे हो गया पता है, तो आ जाए फिर से। आ गए, कोई नेटवर्क दिक्कत थी इसलिए है, जरा से देखो ये माइक खुला है। चलिए आवाज सबके यहाँ पहुंच रही है ना? चले, हाँ।
तो हाँ, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक कच टतप आपको जरूर याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि कभी भी ये क्रम नहीं भूलोगे। क्या करोगे? कभी भी ये क्रम आप नहीं भूलोगे। तो इधर देखो 5 लाइनें हैं, इधर भी 5 लाइनें हैं, यानी 5 के वर्ग में हैं, इसलिए इसको वर्गिक कहते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए या तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनमें से किसी न किसी अंग का स्पर्श करना ही पड़ेगा जीभ को, तभी इसका उच्चारण ठीक से हो पाएगा। देखा होगा कभी कभी होता क्या है, किसी किसी व्यक्ति या किसी किसी बच्चे के ओठ कट जाते हैं। क्या होते हैं? ओठ कट जाते हैं। अब जब इनके ओठ कटे होते हैं तो फिर वो इस वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। किसका? पाव वर्ग का। पाव वर्ग के अक्षरों का वो उच्चारण नहीं कर पाते ठीक से। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके ओठ आपस में मिल ही नहीं पाते, जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसे जीभ छू नहीं पाती है, इस कारण से। तो इसी प्रकार से जिनके दांत टूट जाते, पता लगा आगे के 2 दांत किसकी के टूट गए, तो वो दंत वाले वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो किसी न किसी अंग में कोई दिक्कत है मुख के और उसका स्पर्श नहीं हो पा रहा है, तो उस वर्ग का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो वर्गिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये वर्ग में है। स्पर्शिक क्यों कहा गया? स्पर्श क्यों कहा गया? क्योंकि ये छूने से मतलब इनको बोला जा सकता है, उच्चारण किया जा सकता है। इनके वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो का से लेकर के पहला का है और अंतिम मा है। तो का से लेकर के मा तक, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25 इनकी संख्या हो जाती है। आगे अब बात आती है ऊष्म की, सॉरी अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। बाकी भी आगे भी बात करेंगे अर्ध स्वर आखिर क्या हैं। वैसे या और वा को ही अर्ध स्वर माना जाता है, लेकिन सीधे सीधे पूछा जाए अंतस्थ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो अंतस्थ अर्ध स्वर कहलाते हैं। अंतस्थ अर्ध स्वर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ हमारी मुख के किसी न किसी अंग का या किसी भाग का स्पर्श तो करती है, इतना कम करती है कि पता ही नहीं चलता है या कभी कभार करती भी नहीं है। इस कारण से इनको अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का मतलब ही यही होता है कि कभी जीभ स्पर्श करे और कभी न स्पर्श करे, और इतना कम करे कि पता ही ना चले। तो या, रा, ला, वा ये आपको याद रखना है। ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। यहां पर देखो लिखा गया, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया एक बार, ये क्वेश्चन ही लिखा है आपका कि हिंदी के वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, कहलाते हैं, तो अंतस्थ कहलाएंगे। अगर जो ये यहां तक पढ़ोगे तो लगेगा कि ये तो स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है, लेकिन जैसे ये पढ़ोगे कि कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, तब समझ पाओगे कि अंतस्थ है ये। ठीक है, तो स्पर्श के समान इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का, चाहे तालु हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे दंत हो, चाहे ओष्ठ हो, छूती है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। कभी होता कभी नहीं होता है। इस कारण से इसको अर्धस्वर कहते हैं। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। किसकी? ऊष्म व्यंजन, यानी इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ यानी घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। यानी इनका उच्चारण जब करते हैं तो मुख में घर्षण उत्पन्न होता है, रगड़ उत्पन्न होती है। और जब रगड़ उत्पन्न होती है तो रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब गर्माहट। देखा होगा कभी साइकिल का पहिया या मोटरसाइकिल का पहिया, कार का पहिया जल्दी जल्दी घूमने लगता है, रगड़ने लगता है तो धुआं जैसा निकलने लगता है, यानी गर्माहट पैदा हो जाती है। तो वैसे ही जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ऊष्म वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो रगड़ के कारण, घर्षण के कारण हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है। इस कारण से इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इतनी गर्माहट नहीं होती कि बहुत ज्यादा आपको जलन महसूस हो जाए, लेकिन होती है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है, तीनों सा और हा। कभी कभी आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिल्कुल आसान से, मतलब तीनों सा दे दिया, तीनों सा दे दिया और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सा वर्णमाला में सबसे पहले आता है।
कौन सा सा वर्णमाला में सबसे पहले आता है? बहुत लोग जल्दबाजी में ये वाला लगा देंगे, दंती वाला सा, दंती सा को लगा देंगे, कहेंगे ये तो सबसे पहले आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दबाजी में नहीं करना है, पहले आएगा तालब्बी सा, तालु, फिर मूर्धा और फिर दंत, तालु मूर्धा दंत, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा और इसी क्रम से ये आएंगे। वर्णों का एक चौथा भेद भी होता है, वर्णों का एक चौथा भेद भी होता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी हम बात किए किसकी? मूल व्यंजन की। यहां पर एक चौथा व्यंजन भी होता है, चौथा वर्ण भी होता है जो कि संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन से भी आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार आते हैं, ये चार संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। अब यहां पर पूछते हैं किन किन वर्णों के मेल से बना है, किन किन वर्णों के मेल से बना है, जिसमें से एक ये ज्ञ, जिनको ज्या कहते हैं, और क्ष, जो क्षत्रिय वाला क्ष है, ये है। ये दो किससे मिल करके बने हैं? यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराने पेपर उठा के देखोगे। तो जैसे क्ष है, ये किससे बनेगा? क और सा। अब यहां पर हलंत कभी कभी लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। अगर जो लगा है तो यहां पर छोटा आ लिखा होना चाहिए, या तो ऐसे बनेगा और या तो फिर क में हलंत होगा और सा होगा। इसी प्रकार से ज्या, जिसको ज्ञा बोलते हैं हम लोग, तो जा और या प्लस छोटा आ, फिर या तो फिर जा में हलंत होगा और या लिखा होगा। तो चाहे ये वाला है तब भी सही, ये वाला है तब भी सही, ये वाला है तब भी सही, ये वाला है तब भी सही। यही स्थिति इसमें भी है। अगर यहां पर हलंत लगा दोगे तो यहां पर छोटा आ जुड़ जाएगा, यहां पर हलंत लगाओगे यहां पर छोटा आ जुड़ जाएगा, हलंत नहीं लगाओगे छोटा आ नहीं जुड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें से क्ष और ज्ञा, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, किनके मेल से बने हुए हैं। दूसरा, वर्णों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं। यानी कि अभी जो हम लोग वर्णमाला की बात किए तो 33 व्यंजन की बात हुई और 4 ये हो गए, तो 33 प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 37। और 11 हम लोग स्वर पढ़ के आए, स्वर कितने पढ़े? 11 पढ़े। तो 11 और 37 कितने हो गए? 7, 1, 8, 3 और 1, 4, यानी कि 48 की बात हुई। अभी तक कितनी की बात हुई? 48 वर्णों की बात हुई है। और अभी हम लोग बातचीत कितनी करके आए हैं? 52 प्लस 1 यानी 53 की बात करके आए हैं कि 53 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में इस समय। तो और कौन कौन से हैं? द्विस्पृष्ट, ताड़न जात, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दो व्यंजन देखा होगा, एक दौड़ना वाला और एक पढ़ना वाला। एक दौड़ना वाला और एक पढ़ना वाला, आसान भाषा में कहो यानी कि ड़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा, ये दो हैं। और ये कहां से आए? ये अपभ्रंश से आए। ये किसकी देन है? ये अपभ्रंश की देन है। ये संस्कृत में दोनों नहीं थे, ये दोनों संस्कृत में नहीं थे, पाली में नहीं थे, प्राकृत में नहीं थे। ये कहां से बने? तो ये अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आए, अपभ्रंश की देन है हिंदी को ये दोनों वर्ण, ड़ा और ड़ा दोनों। तो ये पाली, प्राकृत और हिंदी संस्कृत में नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो इनको क्या कहते हैं? द्विस्पृष्ट कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं और उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बने किससे? उत धन क्षिप्त। क्षिप्त माने गिरना, उत माने ऊपर, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, उत्क्षिप्त का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ झटके से ऊपर जाती है और फिर झटके से नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरती है, ऊपर नीचे जाती है, यानी झटके से ऊपर जाएगी और झटके से नीचे आएगी। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त, नहीं ऊपर जाकर नीचे गिरना होता, उत्क्षिप्त होता है। ड़ा ड़ा, जल्दी से ऊपर गई और जल्दी से नीचे आ गई। दूसरा, ताड़न जात। ताड़न माने होता है बिजली, ताड़न माने बिजली। भाई ताड़ना कहते नहीं है, ताड़न तड़ित जिससे बना हुआ, क्या बना हुआ है? तड़ित, वही बिजली है। ताड़न मतलब बिजली और जात मतलब उत्पन्न होना, जात का मतलब उत्पन्न होना। यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत, यानी कि बिजली उत्पन्न होती है। अब इतनी नहीं उत्पन्न होगी कि यहां लाइट जलाओ, लेकिन हां उत्पन्न होती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं।
दूसरा द्विस्पृष्ट कहते, क्या कहते? द्विस्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, और द्वि का मतलब दो। यानी कि अभी हम लोग पढ़ के आए स्पर्श व्यंजन, यानी जीभ मुख के किसी न किसी एक भाग का स्पर्श करेगी तो उच्चारण होगा। लेकिन ये ऐसे दो व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ एक नहीं दो अंगों का स्पर्श करती है। किसका? दो अंगों का स्पर्श करती है। इस कारण से इसको द्विस्पृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विस्पृष्ट कहते हैं, दो स्पर्श कहते हैं। किसको? द्विस्पृष्ट, तड़नजात, उत्क्षिप्त। और इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब क्या हो गया? द्वि माने दो, गुण माने गुण। इसमें दो गुण हैं, दो व्यंजनों के गुण हैं। कैसे हैं? जैसे देखो, डा हो गया और डा के नीचे बिंदी लगा दो, ड़ा हो गया। डा के नीचे बिंदी लगाओ, ड़ा हो गया। इसी प्रकार से ढा, ढा से ढक्कन और नीचे बिंदी लगा दो तो पढ़ना वाला ड़ा हो गया। ये दो गुण हैं। क्या हैं? दो गुण हैं। हिंदी वर्णमाला का कोई भी ऐसा व्यंजन बताओ इन दो के अलावा जिसमें कोई बिंदी लगा दे, कुछ लगा दे तो दूसरा वर्ण हो जाए, कोई नहीं है। 53 में से इन दो को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो इन जैसा दो गुण वाला हो। कुछ लोग कहेंगे सर जी फारसी से आकर ध्वनियां जो है अरबी फारसी से क, ख, ग, ज, फा के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। तो नुक्ता लगाते हैं, उच्चारण लगभग थोड़ा सा अंतर होकर के केवल उच्चारण बदलता है, वर्ण नहीं बदलते हैं। लेकिन यहां पर पूरा पूरा वर्ण ही बदल जाते हैं। इसलिए कहते क्या है कि ये द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। और याद रखिएगा इन द्विगुण व्यंजनों का जो प्रयोग है कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, बीच में होगा, अंत में होगा। ये याद रखिएगा। कभी कभार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से वर्णमाला का कौन सा वर्ण है जो शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आता है, कभी नहीं प्रयोग किया जाता है? तो ड़ा और ढ़ा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द दुनिया का हिंदी का आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई हो तो आप बता सकते हो। कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो इन द्विगुण व्यंजनों से शुरू होता हो। हाँ, बीच में होगा, अंत में होगा, खूब होगा। सड़क, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब आ जाएंगे, लड़ना, ये सब हैं। लेकिन प्रारंभ में ड़ा और ढ़ा नहीं आएंगे कभी भी। आगे बात आती है अयोगवाह। अयोगवाह यानी योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसको अयोगवाह कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे देखा होगा अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी की पार्टी और बीजेपी की पार्टी और भी कई पार्टियां होंगी। दिखाई तो साथ साथ पड़ती हैं लेकिन वास्तव में साथ में है नहीं। एक दूसरे को कब पैक कब पटकनी दे दें लेकिन वास्तव में है नहीं, लेकिन दिखाई साथ पड़ती है। तो यहां पर क्या है? वही स्थिति ये भी है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे, जुड़े तो नहीं है आपस में लेकिन साथ रह रहे हैं। क्या है? साथ रह रहे हैं। अपना काम निकालना है, अपना काम बनाना, तो साथ रह रहे हैं। यानी कि जब इनका बंटवारा हुआ, किसका? वर्णमाला का। जब वर्णमाला का बंटवारा हुआ तो भाई जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा दो रूप में हुआ, दो भागों में। एक स्वर कह दिया गया और दूसरे को व्यंजन कह दिया गया। तो स्वर वाले स्वर के अंतर्गत आ गए, व्यंजन वाले व्यंजन के अंतर्गत आ गए। ये बेचारे बच्चे दो, एक बच्चा अन्न और एक बच्चा आ। इसको ना तो स्वर ने अपनाया और ना ही व्यंजन ने अपनाया। लेकिन इन दोनों के बिना वर्णमाला अधूरी रहती है, पूरी कभी नहीं होती है। यानी इनको आप कह सकते हो ये परिवार है पूरा। वर्णमाला क्या है? परिवार है। बंटवारा हुआ, वर्णमाला के दो बच्चे, एक स्वर और एक व्यंजन। आधी आधी जमीन बांट लिया, आधा आधा सब कुछ बांट लिया। घर के बचे दो बुजुर्ग आदमी, माता पिता, उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आजकल समाज ऐसा ही है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या उन बूढ़े माता पिता के अलावा आपका परिवार बन रहा है? कभी नहीं बनेगा। लेकिन उनको लेता कोई नहीं है, लेता कोई नहीं, क्योंकि किसी काम के नहीं बच्चे, इसलिए कोई नहीं ले रहा है। वही स्थिति इनकी है। बूढ़े माता पिता हैं, ना तो स्वर इनको अपना रहे और ना ही व्यंजन अपना रहे। लेकिन वर्णमाला बनेगी तभी, वर्णमाला तभी कहलाएगी जब ये भी इसके साथ होंगे तब। वही यहां पर कहा गया। दूसरा, एक
कहा गया सदैव आ के साथ वाहित होते हैं। क्या होते हैं? सदैव आ के साथ वाहित होते हैं। वाहित मतलब चलना, संचरण करना। यानी ये किसके साथ रहते हैं? छोटा आ के साथ रहते हैं, चाहे आपका अह हो और चाहे आपका अन्न हो। देखो यहां पर छोटा आ नीचे है, यहां पर छोटा आ है, यानी सदैव छोटा आ के साथ वाहित होते हैं, इसलिए ये क्या है? इनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, वाह का मतलब चलना और योग माने साथ, आ का मतलब आ के साथ वाहित होते हैं। इसका दो प्रकार से यहां पर आपको डिफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया भाई? अयोगवाह को दो प्रकार से डिफाइन किया गया। अयोगवाह, एक तो कहा गया आ प्लस योग प्लस वाह, यानी इसको क्या कहा गया? योग ना होने पर भी, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, जो साथ रहे, एक ये हो गया। दूसरा कहा गया आ योग प्लस वाह। वाह का मतलब वाहित होना, यानी योग मतलब साथ, आ का मतलब आके, यानी जो आ के साथ वाहित होता हो। तो जो सदैव आ के साथ वाहित होता है उसे अयोगवाह कहते हैं, और इसके अंतर्गत दो वर्ण हैं, अन्न और आह हैं। आगे बात आती है, इसके पीछे भी कुछ है क्या बच्चा? हाँ, आगे बात आती है, अन्न और आह हो गए। अन्न को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। आह को विसर्ग और अन्न को अनुस्वार। अब बात आती है अर्धस्वर। क्या है? अर्धस्वर। कभी कभी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? तो अर्धस्वर का मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन, या आधा स्वर कह लो। या और वाह, या और वाह क्या है? अर्धस्वर हैं। या और वाह क्या है? अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर क्यों है? एक या हो गया और एक वाह हो गया। इन दोनों की रचना कैसे होती है? छोटी ई प्लस छोटा आ, छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर क्या बन जाएंगे भाई? छोटी ई है, असमान स्वर आ गया, क्या बनेगा? आधा या बन जाएगा। क्या बनेगा? आधा या बन जाएगा। छोटा आ की मात्रा लगाओगे हलंत हट जाएगा। यहां पर छोटा ऊ का असमान स्वर आया, आधा वा बनेगा। छोटा आ लगाओगे हलंत हट जाएगा। यानी कि स्वर स्वर दोनों स्वर हैं, तो स्वर प्लस स्वर, स्वर और स्वर मिलकर के स्वर ही तो बनाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं बन रहा, यहां पर नहीं बन रहा है। इसलिए है तो दोनों स्वर, लेकिन बन रहा है व्यंजन, बन रहा है व्यंजन। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, यानी आधे स्वर और आधे व्यंजन हैं। संघर्षहीन क्या कहते हैं? संघर्षहीन कहते हैं। संघर्षहीन का मतलब इनके उच्चारण में किसी प्रकार का कोई घर्षण वर्षण नहीं होता, कुछ नहीं होता है सीधे से। इसलिए या और वाह कैसे वर्ण है? संघर्षहीन है। कैसे हैं? संघर्षहीन। यदि कभी पूछ ले हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं, तो या और वाह ये अर्धस्वर भी हैं और संघर्षहीन भी हैं। परकंपित और लुंठित, रा परकंपित भी है और लुंठित भी है। लुंठित लुंठ से बना हुआ है, और लुंठ का मतलब होता है, अगर जो सही भाषा में कहो तो इसको कहते हैं भोथरा। क्या कहते हैं? भोथरा कहते हैं। भोथरा यानी कि हाँ बिल्कुल है। तो यहां पर क्या कहा गया? लुंड का मतलब भोथरा। भोथरा का मतलब आगे से जो मोटा हो जाए, जैसे चाकू नहीं होता पतला आगे बहुत होता, जिसको तेज कहते हैं, बहुत पैना है, बहुत तेज है। और जो गोठिल हो जाता है गांव की भाषा में, को गोठिल आगे से बहुत मोटा हो जाता है, ठीक से कटता नहीं है, जिसको क्या कहते हैं? भोथरा कहते हैं सही भाषा में। तो यहां पर क्या है कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं, किसका? रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पीछे की ओर मुड़ जाती है, पीछे की ओर मुड़ जाती है। और जीभ का अगला भाग थोड़ा सा नुकीला होता है, लेकिन जब वो पीछे की ओर मुड़ जाती है तो आगे वाला भाग क्या होता? मोटा हो जाता है। इसलिए तो जीभ ऊपर जाती है, लुंठित, इसको क्या कहते हैं? लुंठित के तो ऊपर जाना, और तब इसका उच्चारण हो पाता है ला का। तो ला जब भी बोलोगे, ला जब भी बोलोगे तो जीभ जा करके ऊपर दांत से चिपक जाएगी और बगल से हवा निकलेगी तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। परकंपित, परकंपित क्यों कहते हैं? परकंपित इसलिए कहते हैं, कंपित मतलब कंपन होना, प्र मतलब पहले,
यानी जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कंपन करने लगती है। क्या करती है? कंपन करने लगती है, कंपित होने लगती है। तो कंपित होती है, इस कारण से प्रकंपित कहते हैं। और आगे पीछे की ओर मुड़ जाती है, आगे भोथरी हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है, इस कारण से इसको लुंठित भी कहा जाता है। पार्श्विक, इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक भी कहते हैं। पार्श्विक का मतलब है ये पार्श्व से बना हुआ है। किससे? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी और अंग्रेजी भाषा में कहो तो कहते हैं साइड। क्या कहते हैं? साइड। बगल में हो जाओ, पार्श्व में हो जाओ। पार्श्व का मतलब साइड में। तो जब हम ला का उच्चारण करते हैं, जब हम ला का उच्चारण करते हैं, चाहे हम करें चाहे आप करो, कोई भी करे, कोई भी मानो करेगा, तो ला का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो हमारी जीभ जाकर के दांत से चिपक जाती है, दांत में लग जाती है। तो जो अंदर से हवा निकलती है, जो अंदर से हवा निकलती है, वो सीधे सीधे नहीं निकल पाती है, क्योंकि जीभ जाकर के दांत से चिपक गई है। तो जो साइड होता है, बगल, गाल और जीभ के बीच का जो स्थान होता है, पार्श्व जिसको बोलते हैं, पार्श्व से, तो वहां से हवा निकलती है बाहर की ओर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। मान लो आपकी ये जीभ है, यहां ये जाकर के दांत से चिपक गई, तो ये गाल है, इसके बीच से जब हवा निकलती है, ये यहां से हवा निकलेगी, तो इसको क्या कहोगे? पार्श्विक कहोगे, क्योंकि पार्श्व से हवा निकलती है, तब इसका उच्चारण होता है। तो ये हो गया। तो अब देखो, दो आपके ये हो गए और दो आपके हो गए थे द्विगुण व्यंजन। तो दो दो चार हो गए, 48 पढ़ चुके थे, 48 4 52 हो गए, और एक जो ला वाला नया वाला आया है उसकी बात हो गई, 53 वर्ण आपके हो गए। उन्हीं में से ये बंटवारा और किया जा रहा है आगे। अब आगे बात आती है काकल्य ध्वनि। काकल्य या स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र, स्वर का मतलब आवाज, सुर जिसको कहते हैं। यानी जब हम हा का उच्चारण करते हैं, किसका? हा। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य। काकल्य बना हुआ भैया काक से। किससे बना हुआ है? काक से बना हुआ है। और काक को तो संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहो तो कौवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौवा कहते हैं। गांव की भाषा में भी कौवा कहते हैं। यानी कि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, और कौवा क्या है? ये नीचे देखो हड्डी यहां पर जो बनी हुई है, इसको कौवा बोलते हैं। और जब हम हा का उच्चारण करते हैं, और इसी को स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुख कहते हैं। यहां से जो दाबो तो जान निकल जाए, बिल्कुल थोड़ा सा दबाव पड़े, है ना? हाँ बिल्कुल, उरस्सु भी कहेंगे। यानी यहीं से शुरू होता है, यहीं से वाग्यंत्र शुरू होता है, बोलने वाली आवाज यहीं से शुरू होती है। तो जब हम हा का उच्चारण करते हैं तो यहीं से इसका उच्चारण शुरू हो जाता है। इसी कारण से इसको काकल्य ध्वनि कहते हैं और स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं। तो स्वर यंत्र मुखी या काकल्य ध्वनि किसको कहा गया है? हा को कहा गया है। तो केवल एकमात्र एक ध्वनि है, केवल एकमात्र एक ध्वनि है जो काकल्य है, वो भी हा है। अब बात आती है स्पर्श संघर्षी की। किसकी? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श को हम लोग पढ़ के आए हैं, संघर्षी को भी पढ़ के आए हैं। संघर्षी मतलब घर्षण, संघर्षी मतलब घर्षण, और स्पर्श का मतलब छूने से। यानी कि ऐसे वर्ण जो स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो। तो इसके अंतर्गत केवल चा वर्ग आता है। क्या आता है? चा वर्ग आता है। यानी इनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्पर्श का जो समय है, छूने का जो समय है, मुख के अंग का जीभ जब छूती है तो जो छूने का समय है तो वो अपेक्षाकृत अन्य वर्णों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन घर्षण ज्यादा होता है, संघर्ष ज्यादा होता है। इस कारण से इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और चा, छा, जा, झा ये इसके अंतर्गत आते हैं। इया नहीं आता है, इया इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इया जो है पांचवा वर्ण है, पंचमाक्षर, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य, वर्त्स्य का मतलब होता है मसूड़ा। वर्त्स्य का मतलब मसूड़ा। मसूड़ा लगभग सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं हो जो मसूड़ा ना जानता हो। यानी कि दांत के ऊपर वाला भाग जहां पर मांस हल्का हल्का लगा होता है। तो जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हैं जो वर्त्स्य होते हैं, तो हमारी जीभ जाकर के मसूड़े से चिपक जाती है या मसूड़े से स्पर्श करती है। किससे? दांत से नहीं, ओठ से नहीं,
जीभ कहां पर, मसूड़े से स्पर्श करती है, मसूड़ों को छूती है, तब इनका उच्चारण होता है। और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है बिल्कुल आसान भाषा में, नल रस। नल रस ऐसे याद रखो, नल रस। ये 4 वर्ण हैं हिंदी के, 4 वर्ण हिंदी के हैं जिनका उच्चारण मसूड़ों से होता है, जीभ मसूड़े में जाकर के चिपक जाती या छूती है। तो ना, ला, सा और रा। ये जो जा है, जा में रा लग गया है, जा में रा नहीं, जा के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता नहीं बिंदी लगी होगी, ठीक है। तो वैसे ये कम पूछा जाता है, ये वाले 4 ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना, नल और रस। नल और रस क्या है, वर्त से हैं। नल और रस क्या, वर्त से हैं। कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। वर्त से ध्वनियां कौन सी हैं, वर्त से व्यंजन कौन से हैं, तो नल और रस, ये 2 याद रखना है। अब बात आती है वर्णों का उच्चारण स्थान। इसका वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान भाई 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने, 8 उच्चारण स्थान हैं। कितने हैं, तो 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से, एक कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, ये 8 होते हैं। तो शुरुआत में बात होती है कंठ से, यानी जितने भी वर्ण हैं आपके, जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों में से कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। किससे होता है, कंठ की सहायता से होता है। तो कौन कौन से वर्ण हैं, वैसे सूत्र संस्कृत में बहुत अच्छा दिया गया है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा वहां पर दिया गया। तो यहां पर हमने केवल उसका संक्षिप्त रूप दे दिया, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग यानी छोटा आ। अब जब छोटा आ है तो बड़ा आ भी होगा। अब का है तो का वर्ग है, का, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 आ जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद हा, हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और फिर विसर्ग यानी कि आह। तो ये जो वर्ण हैं, ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसके अलावा कोई भी वर्ण आपको नहीं मिलेगा जो कंठ से उच्चरित होता हो। तो अकुह विसर्ग याद रखो, छोटा सा सूत्र, इसी से आपका हो जाएगा। तालव्य यानी तालु, जिनका उच्चारण तालु से होता है। इचुईसा नाम तालु संस्कृत में कहते हैं, इचुईसा नाम तालु, यानी कि इचुईसा याद रखो, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग, चा वर्ग, फिर या और तालव्य सा। ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तालु से उच्चारण होता है। फिर मूर्धन्य, मूर्धा से उच्चारित होने वाले, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा संस्कृत में कहते हैं, ऋटुरसाणाम मूर्धा कहते हैं। यहां पर ऋटुरसा याद रखो, बस हो गया। तो क्या है, यानी कि मूर्धन्य सा, रा, टा वर्ग और ऋण, ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। कहां से, मूर्धा से होता है। आगे बात आती दंत। दंत का मतलब दांत से, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। यहां की भाषा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो, उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। अभी हमने कहा कि दांत के ऊपर वाला भाग, दांत के ऊपर वाला भाग जहां पर मांस हल्का हल्का लगा होता है, मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। अब यहां पर कभी कभी हम लोग इस भाषा में भ्रमित हो जाते हैं कि ये दांतों के ऊपर की बात हो रही है। दांतों के ऊपर तो मसूड़ा होता है, दांत के ऊपर मसूड़ा होता है, वहां पर उच्चारण होगा तो वर्त से ध्वनियां कहलाएंगी। लेकिन यहां पर यह बात नहीं कही जा रही है। यहां पर बात यह कही जा रही है कि दांत भाई ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। जो मुंह का भाग ऊपर और नीचे, जो बीच में स्पेस है, तो नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत। तो यहां पर इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर, यानी नीचे वाले दांत पर नहीं, ऊपर वाले दांत पर जीभ के स्पर्श से होता है। ये वाला एक बार पूछा गया यूपी टेट में, बहुत लोग गलत कर दिए इसको। वो समझे मसूड़े की बात हो रही है, वो समझे मसूड़े की बात हो रही है। ये मसूड़े की बात नहीं हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, ऊपर वाले दांतों की हो रही है। तो इसमें याद रखो तुलसा, तुलसा सबके घर में याद लगा होता है, तुलसा घर की दवाई, घर का डॉक्टर है ये। सा दंती वाला, फिर ला, और फिर ता वर्ग।
इन सब का उच्चारण जो होता है कहां से होता है? दंत से होता है। फिर ओष्ठ, जिनका उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श से होता है, जिनका उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। इसमें उपु याद रखो, उपु मध्य नियानाम ओष्ठो, उपु मध्य नियानाम ओष्ठो, ये संस्कृत में उपु मध्य नियानाम ओष्ठो कहते हैं। तो यहां पर उपु याद रखो, यानी छोटा उ, बड़ा उ और पाव वर्ग, छोटा उ, बड़ा उ और पाव वर्ग, ये इसके अंतर्गत आएंगे। फिर देखो कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के लिए कहते हैं वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम, ये सूत्र है। तो वकारस दंतोष्ठम सूत्र याद रहे चाहे हम तो हिंदी पढ़ रहे, संस्कृत थोड़े पढ़ रहे। तो यहां पर हिंदी में क्या याद रखना है? केवल वा और फा। फा में भी याद रखिएगा, फा के नीचे देखो नुक्ता लगा हुआ, बिंदी लगी होगी। अगर नाक के नीचे फा के नीचे नुक्ता लगा है तभी वो दंतोष्ठ होगा। अगर वा के नीचे, फा के नीचे बिंदी नहीं लगी है, नुक्ता नहीं लगा है, तो फिर वो ओष्ठ के अंतर्गत जाएगा। कहां पर? देखो भाई पा वर्ग, ये देखो यहां पर है, तो पा फा, ये वाला फा सीधे यहां पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बिंदी लग जाएगा, नुक्ता लग जाएगा, वो दंतोष्ठ हो जाएगा। अब यहां पर दंत प्लस ओष्ठ, भाई वा है, वा बना किससे? छोटा उ प्लस आ। अब देखो आ किससे उच्चारित होता है? कंठ से। और ये किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। तो इसको बनना चाहिए कंठोष्ठ। किससे बनना चाहिए? कंठोष्ठ बनना चाहिए। भाई देखो यहां पर एक है ए ऐ, दूसरा है ओ औ। तो भाई ए किससे बनता है? तो छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या बनेगा? ए बनेगा। छोटा आ किससे है? कंठ से उच्चारित होता है। छोटी ई किससे? तालु से। तो अब देखो यहां पर छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर के ए बनाए, तो ये भी कंठ और तालु मिलकर के क्या बनाएंगे? कंठ तालु बनाएंगे। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। अब ए है तो आई भी हो जाएगा, कंठ तालु एक ही जैसे हैं, एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस छोटा उ बराबर बनेगा ओ, यानी कि ये क्या है? कंठ है, ये क्या है? ओष्ठ है, ये क्या है? ओष्ठ है। अब कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या बनाएंगे? कंठोष्ठ बनाएंगे। तो छोटा आ छोटा उ मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो ओ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। यही स्थिति वा में। वा कैसे बनेगा? छोटा उ प्लस छोटा आ बराबर वा। छोटा उ किससे है? ओष्ठ से है। छोटा आ किससे है? कंठ से है। तो ये बनना चाहिए क्या? कंठोष्ठ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कंठोष्ठ बनना चाहिए। लेकिन ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये कंठोष्ठ नहीं, क्या है? दंतोष्ठ है। इसीलिए परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है वा। वा बहुत पूछते हैं कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान क्या बताना है? दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ नहीं बताना है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बात आएगी प्रयत्न। प्रयत्न पर हम लोग बातचीत करेंगे कल। यहां तक कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आज थोड़ा सा बीच में व्यवधान हुआ इसलिए छूट गया, नहीं तो आज पूरा हो जाता। यहाँ तक भी कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं और कल थोड़ा सा